नमस्कार। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए की इनामी शीर्ष नक्सली कमांडर नंबाला केशवराव उर्फ बसव राजू भी शामिल थे। ये ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट या ऑपरेशन कगार नाम दिया जा रहा है, ये न केवल एक बड़ी सफलता है बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। इस मुठभेड़ में एक जवान की शहादत हुई और कई जवान घायल हुए और भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और सामग्री भी बरामद की गई है। इसके ठीक 7 दिन पहले करेगुट्टा पहाड़ियों में 31 नक्सलियों के मारे जाने की घटना और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के दावे ने इस मुद्दे को और भी लाइमलाइट में लाया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री डीएम अवस्थी जी, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं और लंबे समय तक राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों का उन्होंने नेतृत्व किया है। वे हमें इस मुठभेड़ की रणनीति, नक्सल संगठन की संरचना और इसके भविष्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से जुड़ी जटिल चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका द लेंस में। सर, मेरा तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि बसव राजू का जो मारा जाना निकलकर सामने आया है अबूझमाड़ के इस ऑपरेशन में, ये नक्सलवाद के लिए और नक्सल संगठन के लिए कितना बड़ा झटका है, खास तौर पर ऐसे समय में जब ये जो सीपीआई माओइस्ट के ये महासचिव और नक्सल आंदोलन की रीढ़ माने जा रहे थे, इनका मारा जाना कितना बड़ा क्षति है नक्सलवाद के लिए? देखिए, ये जो है सबसे बड़ी क्षति कहलाएगी अगर माओवाद के इतिहास को देखें। अगर बसव राजू को देखें तो वो लंबे समय से इस माओवादी संगठन से, नक्सल से जुड़े हुए थे। उनकी उम्र भी 60 के ऊपर थी, तो आप सोच सकती हैं कि कितना लंबा समय उन्होंने माओवाद के साथ गुजारा, 40-50 साल। और उसके बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, मतलब टॉप कमांडर जिसको कहेंगे, जिसके अधीन सारा नक्सलवाद था। सारे जो संगठन हैं, उनके विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन हैं, कुछ उनके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे पीएलजीए है, पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, ये सब उन्हीं के अधीन थी। तो जब उनका जो एनकाउंटर में मारा जाना नक्सलियों के लिए, माओवादियों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और बहुत बड़ी सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी सफलता है माओवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि वे एनआईए के हिट लिस्ट में भी थे। उसमें सबसे ज़्यादा 1 से 1.5 करोड़ रुपए इनाम भी रखा गया था। उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं देश में, खास करके छत्तीसगढ़ और उसके आसपास, उन सब में, क्योंकि वो एक, जब गणपति जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय भी ये मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। इनके पास पूरे मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं माओवाद के, वो सब उनको रिपोर्ट करते थे, सारी रणनीतियाँ बनती थी। इनके यहाँ जो सिस्टम है कि जो भी कुछ करना है, कोई भी बड़ा ऑपरेशन, तो पूरी मतलब बिना बसव राजू की अनुमति और सहमति तथा गणपति तक जाता था, उसके बाद वो प्लान करके करते थे। तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे जवानों ने, कई राजनीतिक लोगों ने, तमाम जनता के लोगों ने शहादत दी है इस नक्सलवाद के। अगर छत्तीसगढ़ के ही देखें 25 साल में तो बहुत लोग मारे गए हैं। तो कल की घटना के पश्चात ये समय है कि हम उनको भी याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें। उनके जिन लोगों ने इस स्थिति तक अब सुरक्षा बलों को पहुंचाया, धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े ऑपरेशंस करते करते, तो हम इस स्थिति पे आ गए जो कभी किसी ने शायद सोचा नहीं था कि माओवाद की कभी ऐसी स्थिति होगी कि उनका जो कमांडर है, जनरल सेक्रेटरी, वही मारा जाएगा ऑपरेशन में। ये सचमुच में बड़ी सफलता है और मुझे लगता है कि ये निगेटिव इम्पैक्ट इसका जो है माओवाद पर पड़ेगा और वो ख़त्म होने की दिशा में बढ़ेगा। जी सर, ऐसा देखा गया है कि पिछले 1 साल में नक्सल विरोधी अभियान में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद भी छत्तीसगढ़ के कई दौरे किए हैं और उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म करने की डेडलाइन भी दी है। आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि आप भी इस नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व किए हैं? मैं इससे एक सवाल और इसमें जोड़ना चाहूँगी इसी सवाल के साथ कि टेक्नोलॉजी का क्या स्तर है जब आपने इसका नेतृत्व किया था और अभी क्या कुछ बदलाव देखा गया है? देखिए, दोनों चीज़ों को मैं मिला के आपको बताता हूँ कि जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक डेडलाइन दी, वो काफ़ी समय से पिछली हम लोगों ने उनकी बहुत सी मीटिंग्स अटेंड की। जब मैं डीजी था, नक्सल डीजी था, वो
हमेशा वो ये बात कहते थे कि इसको नक्सलवाद को कभी ना कभी इसको जल्दी से ख़त्म करना है, इसको ये देश का नासूर है और ये हमारी आइडियोलॉजी है। इस बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक टाइमलाइन फिक्स कर दी कि मार्च 26 तक इसको ख़त्म करना है और ये ख़त्म होगा। ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति है केंद्र सरकार की, केंद्रीय गृह मंत्री की, उसके कारण सारे सुरक्षा बल, सारी एजेंसियां जो भी भारत सरकार के अधीन है, आईबी और जो हमारी स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो हमारी फोर्स है, सब एक साथ आ गई और सब ने वो एक निर्णय, और उन्होंने बार बार आकर के छत्तीसगढ़ में इसका रिव्यू यहाँ भी आके किया है और वहाँ भी करते हैं। तो ये एक कारण बना कि आज सफलताएं पिछले 1-1.5 साल में जो सरकार को मिल रही हैं, जो बलों को मिल रही हैं। साथ ही जो आपने सवाल किया टेक्नोलॉजी का, तो निश्चित रूप से आप भी जानती हैं कि टेक्नोलॉजी समय समय पे अपग्रेड होती है, बदलती है। अब इस वक्त ज़रूर जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, पहले के समय में वो चीज़ें थी नहीं, उनका उपयोग कम था, उसके आधार पे ऑपरेशंस होते थे। अब समय बदल गया, टेक्नोलॉजी भी आई और साथ साथ फोर्सेस को जो पिछले 5-6 सालों में लगभग मैं कहूँगा कि 16 से लेके और 24 तक गिने तो 8 साल में बहुत सारे कैंप्स अंदर खोले गए नक्सलवादियों के गढ़ों में। करीब 250 के करीब कैंप छत्तीसगढ़ में खोले गए हैं, जो कि बिल्कुल इंटीरियर एरिया थे उनमें। तो वहाँ पे फोर्स के जाने से गांव वाले भी हमारे साथ है, सूचनाएं भी बढ़ी और ऑपरेशन करने में हमें सफलता मिली, जिसके ये परिणाम है। इसी से जुड़ा एक सवाल है, मौजूदा रणनीति में कोई बदलाव देखा गया है जिसने ये इन सफलताओं का आधार बना है? रणनीति तो मुझे लगता है कि ये है कि जो गृहमंत्री जी ने बोला, तो सारे जो देखिए जो डिफरेंट फोर्सेस काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू रहते हैं, कभी कोई किसी के साथ उतना मेल नहीं बैठ पाता कई बार। लेकिन इस बार जब चूंकि गृहमंत्री जी ने सारा खुद ही ऑपरेशन एक तरह से कहें तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर सबके लिए अब कोई किसी की शिकायत करने की बजाय सब लोग एक इच्छा शक्ति लेकर, ये कभी ऐसा था नहीं, लगता था कभी ख़त्म होगा 10 साल में, 20 साल में। जो डेडलाइन देने के बाद जो काम शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है गृहमंत्री जी की, और जिस तरीके से उन्होंने, और उसके लिए जो भी चाहिए वो भी उन्होंने, जो आपको चाहिए, साधन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो भी दी जाएगी। तो फिर निश्चित रूप से सफलता इसलिए मिल रही है। बिल्कुल। सर, छत्तीसगढ़ को बने अब 25 साल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान कई बड़े नक्सली हमले हुए, मुठभेड़ हुए और कई हत्याएं हुई, जिनमें राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का भी एक हम दंश झेला है, आदिवासी और माओवादी भी मारे गए हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता था जिससे इस हिंसक टकराव से बचा जा सकता था? देखिए, ये समय समय पर सरकारों ने इसका पहल किया कि भाई शांति वार्ता हो, कई बार कमेटियां बनी, हमारे प्रदेश में भी और इवन आंध्र प्रदेश में भी इस बात की चर्चा हुई कि नक्सली लोग युद्ध छोड़ें और हथियार छोड़ करके शांति के साथ आएं और अपनी बातें कहें, लोकतंत्र में शामिल हों। लेकिन देखने में ये आया कि माओवादी संगठनों ने कभी उसको गंभीरता से नहीं लिया और अपनी जो आइडियोलॉजी है उनकी कि नहीं, हमें लोकतंत्र में भरोसा नहीं, हमें बुलेट तंत्र में भरोसा है। तो अल्टीमेटली जब वो इस आइडियोलॉजी पर चलते रहे तो हिंसक घटनाएं भी होती रहीं, और जो पॉलिटिशियंस, जैसे अब कांग्रेस के बहुत से लोग झीरम घाटी में मारे गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभी रिसेंटली जो भीमा मंडावी जी मारे गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी संख्या, और छोटे स्तर के बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं निर्दोष जिनका कोई काम नहीं था, उधर से निकले आईडी ब्लास्ट में हो गए। सुरक्षा बलों के तो अनगिनत लोग मारे गए। सारे देश के और प्रदेश के हमारे सुरक्षा बलों में ऐसा कोई देश का हिस्सा नहीं होगा जहाँ का कोई आदमी यहाँ आके काम न किया हो और मारा नहीं गया हो। तो ये जो गैर सैन्य उपायों की बात आप कर रहे हैं, इसकी कोशिश हुई, लेकिन मुझे लगता है कि माओवादियों ने उस पर विश्वास इसलिए नहीं किया कि पूरी जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो माइट है उनकी आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर है, और पूरा इतिहास भी उनका उसी से है। चाहे अगर हम नक्सलबाड़ी से कहें और अभी तक, तो उन्होंने उनका जो आर्म्ड विंग है, आर्म्ड रिबेलियन है, उसको उन्होंने हमेशा ज़्यादा भरोसा किया, और इसलिए ये गैर सैन्य उपाय कारगर नहीं हो पाए। सर, एक सवाल ये है, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अमित शाह जी का दृढ़ इच्छा शक्ति है और वो लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो इस तरह के ऑपरेशंस को क्या इसमें अपेक्षाएं होती हैं, क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कोई भी जो ये नक्सलवाद की समस्या है, ये राजनीतिक समस्या भी है, क्योंकि उनका एक ये पॉलिटिकल विचारधारा है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति इसमें सरकार की बेहद ज़रूरी है। अगर राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि नक्सलवाद खत्म हो, और केंद्र सरकार की भी अगर दोनों
पॉलिटिकल पार्टी एक होने से इनकी जो पॉलिटिकल विल है, जो इच्छा शक्ति है, वो एक हो जाती है और फिर उसके कारण कोई असहयोग जैसी कोई बात नहीं होती और इसलिए ये ऑपरेशंस हमेशा सक्सेसफुल पिछले 1.5 साल में जो हो रहे हैं और पहले भी डॉक्टर रमन सिंह के टाइम में भी ऑपरेशंस हुए और बहुत सफलताएं मिली। लेकिन ये जो इंसर्जेंसी थी जिसने बरसों में जड़ें जमा ली थी, 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया बस्तर का जो था, उसमें धीरे धीरे ही सुरक्षा बल अंदर जा पाए और इस कारण इतना समय लगा। लेकिन अभी जो तेज़ी आई है वो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि दोनों सरकारों का एक होने से इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सर मेरे ख्याल में जो एक बात निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस की जब केंद्र सरकार थी उस समय पी चिदम्बरम जी थे, पूरी तरह से उन्होंने राज्य सरकार का साथ दिया था। तो अब ये जो समस्याएं और निकल कर सामने आई हैं तब और अब में क्या फ़र्क रह गया है, इसे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते थे पहले भी और अभी भी? देखिए, जब जो आपने बात की केंद्रीय गृह मंत्री जब चिदम्बरम जी थे, जी जी उन्होंने समस्या को गंभीर समस्या माना और देश की समस्या माना। उन्होंने इसके पहले ये था कि ये राज्य की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है। लेकिन उस समय से ये बात आई कि नहीं केंद्र को इसमें रुचि लेकर के काम करना चाहिए। चिदम्बरम जी ने शुरुआत की, लेकिन इसकी असली जो कार्रवाई शुरू हुई है 2014 के बाद। चिदम्बरम साहब को अगर देखेंगे तो उनका जो कार्यकाल था उसके जस्ट समय उन्होंने शुरुआत की थी कि हाँ, माओवाद को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन उसकी सारी जो नींव पड़ी है वो 2014 से केंद्र सरकार ने पूरी ताकत लगाई और उसी समय रमन सिंह जी की जो सरकार थी यहाँ 5 साल 16 से 18 तक तो बहुत यहाँ पे सफल ऑपरेशंस हुए। सुरक्षा बलों के साथ मिलके कई लोग हमारे शहीद हुए, लेकिन बहुत बड़े बड़े नक्सली मारे गए। ये वही टाइम है जब से ये नक्सलवाद पे शिकंजा कसना शुरू हुआ। फिर ये लगा कि जो माड़ एरिया है, जो बीजापुर का एरिया है, जो जंगली एरिया है, वहाँ हमारी पहुँच नहीं है। तो इसके लिए सुरक्षा बलों को आए तो केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने 8 बटालियन अमित शाह जी ने दी, जिसको कि अंदर जाके लगाया गया, कैंप्स खोले गए और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी। कोबरा की फोर्स यहाँ पर आई। छत्तीसगढ़ की जो डीआरजी एसटीएफ थी उसको भी टेक्नोलॉजी से और उसकी ट्रेनिंग कराई गई बाहर जगह पर ग्रेहाउंड्स के साथ और इवन आर्मी के कई ट्रेनिंग स्कूल्स में। इस प्रकार से जब फोर्स तैयार हुई फिर ये ऑपरेशंस चले और अब ख़त्म। मुझे लगता है कि जो अमित शाह जी ने कहा है, मैं उससे, मुझे भी ये इत्तेफाक लगता है एज ए पुलिस ऑफिसर और बहुत लंबे समय तक नक्सलवाद के इस ऑपरेशंस को देखते हुए कि सचमुच में माओवाद जो लोगों को नहीं लगता था कोई समाप्त होगा, वो समाप्ति की हो रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण कल का है जब बसव राजू जैसा आदमी जो कि उनका शीर्ष कमांडर था वही मारा गया, तो बड़ी सफलता है। बिल्कुल। सर छत्तीसगढ़ जब बना तो यहाँ पर 33% आदिवासी आबादी रही है और इसके आगे भी मैं बात करूँ कि बस्तर जो नक्सलवाद का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में भविष्य की क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं? नक्सलवाद खत्म हो जाएगा उसके बाद की? देखिए, जो अगर हम इसको देखें कि 30-40 साल में जब मध्य प्रदेश था, ये बस्तर एरिया, इसका जो जलवायु है, इसका जो जंगल है, इसमें बहुत अच्छी वादियाँ हैं। हम बहुत कम लोगों ने उसको देखा है, लेकिन हम लोगों ने पुलिस ऑफिसर होने के कारण बहुत अच्छे से उसको देखा है। वो माओवाद का दंश झेल रहा था। जो गरीब आदिवासी थे उनकी विकास नहीं हो पा रहा था, उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, उनका खाना पानी और स्कूल, हॉस्पिटल, इस तरह की जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं, माओवादियों ने भी उसको काफ़ी रोक रखा था। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे जैसे खत्म होगा, सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, उन लोगों में एजुकेशन आएगी, लाइट आई है, बिजली आएगी, रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेगी। एरिया बहुत अच्छा और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एरिया बस्तर के रूप में देश के लिए एक मिलेगा जब माओवाद समाप्त होगा। सर मेरा तो एक सिंपल सा सवाल ये रहेगा कि अक्सर हमने सुना है कि जो नक्सलवादी विचारधारा है वो विकास का विरोध करती है। आप इससे कितना ताल्लुकात रखते हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में वो समय देखा है कि जो मध्य प्रदेश में जब बस्तर था, भले वहाँ पर हॉस्पिटल और मेडिकल सुविधाएं दूरी होने के कारण थी, लेकिन सड़कें थी, बाजार लगते थे, हाट खुलते थे, स्कूल थे। वो सब माओवाद आते आते छत्तीसगढ़ जब बना, हमने इसको देखा कि उन्होंने सारे स्कूल तोड़ दिए, सड़कों को बंद कर दिया, कोई अंदर जा नहीं पाया, ऐसे रास्ते बना लिए। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसे काम किए, तो विकास का विरोध ही कहलाएगा। इससे हमारे समुदायों को, आदिवासी लोगों को और जो स्थानीय लोग हैं उनको नुकसान ही हुआ है। अब फिर से वो रास्ते खोले जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, शिक्षा भी बढ़ रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ बस्तर के लिए अब ये मानना
बिल्कुल कारण है कि विकास का विरोध नक्सलियों ने किया, क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा की चिंता थी। सचमुच बात यह है कि अगर रोड्स बन जाएंगे, लोग उन तक पुलिस फोर्स पहुंच जाएगा, तो फिर वो किस प्रकार से सरवाइव करेंगे, इसके लिए वो उसका विरोध करते थे। तो अब नक्सलवाद की जड़ को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, जहाँ जहाँ से हम माओवादी हट रहे हैं, जहाँ संगठन कमज़ोर हो रहा है और काफ़ी कमज़ोर हो गया है, वहाँ पे स्कूल, व्यापार, लोकल लोगों को कुछ ना कुछ वहीं पर उनको कुछ दिया जा सके, रोजगार दिया जा सके, नौकरी दी जा सके, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जिससे कि उनकी जो आमदनी है कुछ बढ़े, उनकी व्यवस्थाएं ठीक हों, उनके बच्चे अच्छा पढ़ सकें, स्कूल खोले जाएं। मैं समझता हूँ इस रणनीति पे सरकार काम कर रही है और राज्य सरकार कर रही है। इसको और आगे बढ़ाना चाहिए और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से ऑपरेशनल तेज़ी लाई गई, उसी प्रकार से विकास की तेज़ी को भी लाएंगे तो निश्चित रूप से उस एरिया को भी फ़ायदा होगा और नक्सलवाद हमेशा के लिए, नक्सलवाद जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सर, बस्तर को लेकर अक्सर दो राय सामने निकल कर आती हैं। पहला तो लॉ एंड ऑर्डर की, और दूसरी जो हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमी की। तो ये क्या इस पे काम किया जाना चाहिए जिससे इन दोनों को के साथ मिलकर विकास को आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, जब भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो निश्चित रूप से फिर लोगों का ध्यान कुछ होगा नहीं। तो वो अगर हल किसान को दे दिया जाए तो वो हथियार नहीं पकड़ेगा। जी। अगर कोई आदमी जो बंदूक उठा के घूम रहा है उसको कुछ काम मिल जाएगा, चाहे वो छोटा काम हो, तो वो काहे के लिए वो नक्सल संगठन में जाके हथियारों को रखेगा। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक रीज़न है, ये सभी जगह कानून व्यवस्था, जो आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के भी क्षेत्रों में ये समस्याएं इसलिए ज़्यादा बढ़ती है अपराधों की कि क्योंकि उनके पास कुछ और काम नहीं है, खाने की कोई नहीं है, रोज़गार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं ठीक से, तो निश्चित रूप से क्राइम की ओर जाते हैं। अगर ये चीज़ों को ध्यान से देखा जाए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो ये समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी। सर, हम जैसा जानते हैं कि बस्तर के लोग जो हैं वो बहुत सीधे साधे होते हैं, आदिवासी लोग बहुत साधारण होते हैं, लोकतंत्र में अपनी मजबूत भागीदारी भी दिखा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल और माओवादी दोनों ही उनकी ज़मीन तक पहुंच रहे हैं। क्या भविष्य के लिए कोई स्पष्ट रोड मैप दिखाई दे रहा है? देखिए, सुरक्षा बलों का काम तो तब तक है जब तक कि वो एरिया नक्सल मुक्त नहीं हो जाए। जैसे ही नक्सलवाद वहाँ से समाप्त होगा, नक्सल संगठन खत्म हो जाएंगे, सरकार के विकास केंद्र खुल जाएंगे, सुरक्षा बल अपने आप बाहर चले जाएंगे, क्योंकि फोर्सेस तो हमारे पास केंद्रीय बल ज़्यादा हैं, वो सब देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हैं। जैसे जैसे ये समाप्त होगा उनकी भी भूमिका कम होती जाएगी और निश्चित रूप से एक शांति व्यवस्था, यही रोड मैप है कि वहाँ पर बाकी जैसे आप रायपुर में देखते हैं, आप दुर्ग में देखते हैं कि यहाँ कोई पैरामिलिट्री नहीं दिखती, थाने हैं, नॉर्मल लाइफ है, ट्रैफिक है, उसी तरह का वो इलाका हो जाएगा। तो अभी सुरक्षा बल ज़रूरी है कि माओवाद समाप्त हो और साथ साथ वो दोबारा कोई पनपे नहीं। थोड़े दिन तक वो रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे होगा कम हो जाएंगे और अपने आप इलाका एकदम शांति हो जाए। कोई भी मिलिट्री एरिया में लंबे समय तक कोई सुरक्षा बल ना तो रहना चाहता है, ना उसकी आवश्यकता है। सर, मेरा एकदम डिफरेंट सा सवाल है ये इस विषय से, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई अन्य राज्य का है, हम जैसे ही बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो वहाँ पर उनका एक थिंकिंग आता है कि वो तो नक्सलगढ़ है। ये जो छवि बनी हुई है छत्तीसगढ़ की, नक्सलगढ़ की, ये कब तक निकल कर बाहर आ जाएगी? आपको क्या लगता है इस विषय पर? देखिए, नक्सलवाद के जो अगर आप पूरे 25 साल को देखें तो हर साल वो कैसी 2-3 बड़ी घटनाएं करते थे जिससे उसका मतलब प्रचार इतना बुरा फैलता था। मैं तो आपको बिल्कुल ग्राउंड की रियलिटी बताता हूँ कि कश्मीर में आज से कुछ साल पहले लोगों ने मुझे बताया कि वो बस्तर को समझते थे कि ज़्यादा मतलब खतरनाक जगह है छत्तीसगढ़ का, ना कि कश्मीर। तो आप सोचिए कि जब ऐसा, हाँ, उन्होंने एकदम आतंक का पर्याय बना लिया था माओवाद ने, और एक बड़ी घटना है, झीरम घाटी हो गई, इतने लोग मारे गए, और जिस नृशंस तरीके से हत्याएं हुई हैं, जिस नृशंस तरीके से बच्चे मारे गए, औरतें, बेचारी लड़कियां, तो ये जो एक टेरर, जो भी टेरर ग्रुप होते हैं वो इसी प्रकार से वर्क करते हैं। एक घटना करते हैं, उसके बाद 2-4 महीने तक वो डिफेंसिव लोग हो जाते हैं और माहौल बन जाता है। मीडिया के समय है, लोगों को टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर चीज़ आराम से पता लग जाती है और निश्चित रूप से उसका असर एक साइकोलॉजिकल फियर था। और जब आप कह रही हैं कि वो कैसे ख़त्म होगा, तो वो अपने आप ही जैसे जैसे अभी ये चल रहे हैं ऑपरेशन और ये लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है, तो आप देखिए धीरे धीरे लोगों के मन में आ गया कि अरे अब नक्सलवादियों पे कब्जा हो गया है, अब शिकंजा कस गया और वो ख़त्म हो रहे हैं। जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि मार्च 26 तक उसका बहुत बड़ा असर देश में पड़ेगा कि ये
फ्री हो जाएगा। मतलब एक जो उन्होंने माहौल बनाया है और जिस तरह से उसके बाद सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जो आपका सवाल है वो अपने आप ही मार्च 26 तक ऐसा स्थिति आ जाएगी कि लगेगा कि नहीं, नक्सलवाद खत्म, अब छत्तीसगढ़ नक्सलगढ़ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल। सर, अभी हाल ही के ऑपरेशन को हम देखें तो नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता ये देखा जा रहा है, माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये कदम जल्दबाजी में उठाए गए हैं? क्या कोई शांति वार्ता की गुंजाइश थी आपके नज़रिए से? देखिए, शांति वार्ता की कोशिश मैंने पहले भी कहा कि हमेशा सरकारों ने की है। जी। हर सरकार ने की, वर्तमान जो भाजपा की सरकार है उसने भी की। डॉक्टर रमन सिंह के समय में तो कई कमेटियां बनी, उन्होंने बात की, लेकिन कभी भी नक्सलवादियों ने उसको गंभीरता से लिया नहीं। तो जब उन्होंने गंभीरता से लिया नहीं तो क्या हमारे पास ऑप्शन था? वो अपनी घटनाएं करते जाएं और हम लोग शांति की बात करें, संभव नहीं है। जब तक कि वो हथियार नहीं छोड़ते शांति हो नहीं सकती थी। सरेंडर पॉलिसी है, आज भी वो चाहें हथियार छोड़ दें और सरेंडर कर दें, आकर के लोकतंत्र में विश्वास करें, तो शांति तो तभी आएगी जब सामने वाला चाहेगा। सर, आप काफ़ी समय तक उस क्षेत्र में रहे हैं, आपके साथ कोई ऐसा वाकया या ऐसी कोई घटना जिसका जिक्र आप करना चाहें? आप ऐसा है कि हम लोग तो पुलिस वाले हैं और बहुत सालों तक वहाँ गए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से सुरक्षा बलों ने अभी काम किया है, जब हम लोग पहले जाते थे ऐसा लगता था कि कभी पता नहीं खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब जो हो रहा है और जो हुआ है, मैं निश्चित रूप से सारे सुरक्षा बलों को बधाई देता हूँ, सारी एजेंसीज को देता हूँ, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को देता हूँ, क्योंकि माओवाद समाप्त होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और मुझे लगता है कि पुराने समय की जो घटनाएं थी, जो भी थी, हम लोगों ने, अब हमें खुशी होती है, गर्व होता है कि चलिए एक तरह से ये ख़त्म हो रहा है। आज ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो अभी ऑपरेशन हुआ है अबूझमाड़ और करेगुट्टा, इसको वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन करार दे रहे हैं। इस बयान पर आपका क्या विचार है? देखिए, जब कोई घटनाएं हुई और माओवादियों ने सुरक्षा बलों को मार दिया या जो आम आदमी मरे, तब उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि ये किस तरह का एक्शन है। तो जब सुरक्षा बलों ने सफलता उठाई तो उसको लेकर के एक्स्ट्रा जुडिशियल कहना, ये तो मतलब एक राजनीति प्रेरित बयान है और कोई नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने भी कई ऐसी घटनाएं की जिसमें बहुत लोगों को दर्दनाक चीज़ें हुई, तब भी अगर ऐसे ही अगर स्टेटमेंट देते तो सचमुच में था। सर, बसव राजू के बारे में कहा जाता है वो एक इंजीनियर रहे हैं, पढ़े लिखे नेतृत्व से उसने नक्सल संगठन की कमान संभाली, कमांड एक तरीके से चैन उन्होंने बनाया, भर्ती प्रक्रियाएं की। तो अब आगे क्या इस संगठन पर प्रभाव पड़ सकता है? कोई नया नेतृत्व उभरने की संभावना है? मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई नया नेतृत्व, जरूर ये है कि जब वो जनरल सेक्रेटरी मरे तो किसी ना किसी को वो कमान दी जाएगी, लेकिन अब वो जो चीज़ है उसको, मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि अब इसको बहुत बड़ा झटका है और ये इससे उबर पाना माओवाद के लिए अभी कठिन होगा। अगले कुछ वर्षों में तो वो नहीं संभल पाएंगे इससे। साल 2025 को देखें सर, तो लगभग 7 से 8 जो बड़े नक्सली नेता थे वो मारे गए हैं, उनका फ्रंट लाइन खत्म होने की बात कही जा रही है। क्या ये वाकई ऐसा है? सचमुच में ऐसा ही है, क्योंकि अब जब बसवा राजू के बाद तो कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। सारे जो सबसे बड़ा लीडर मारा गया तो कुछ भी नहीं बचा है। हिड़मा अगला टारगेट हो सकता है आपके नज़रिए से? हिड़मा तो टारगेट पहले से ही है सुरक्षा बलों का, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में जो वारदातें हुई हैं, जिस तरह की घटनाएं हुई, उसमें उनका योगदान रहा है और वो छत्तीसगढ़ के लोकल आदिवासी हैं, तो इसलिए उसको तो टारगेट में हमेशा रहेगा। और वो बटालियन नंबर 1 है, उसको कमांड करते हैं, तो इसलिए वो एक चैलेंज है जिसको कि अब लगता है सुरक्षा बल समाप्त करेंगे। बिल्कुल। सर, नक्सलियों को स्थानीय समुदाय से जो समर्थन मिलता है उसे खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों और सरकार को किन सोशियो इकोनॉमिक नीतियों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये तो केवल इंटेलिजेंस के आधार पर ही ये पकड़ा जा सकता है कि कौन कौन लोग उनको सहयोग करते हैं, मालूम चल जाता है। और वो अगर जो सहयोग नहीं होगा तो फिर उनको जंगल में रहना मुश्किल होगा। तो उस पर काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और भी होंगी, अपने आप ही वो लोग छोड़ देंगे। देखिए, कुछ लोग डर के मारे भी सहयोग करते हैं, केवल पैसे के लिए सहयोग नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि गांव में हम रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें वो सदाएंगे, तो इसलिए वो भी मदद कर देते हैं। लेकिन जब वो देखेंगे सुरक्षा बल मजबूत हो रहे हैं तो अपने आप ही वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जी सर, आपका अनुभव आप अभी जिस तरीके से हमसे साझा कर रहे हैं,
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीति और संसाधनों में समन्वय की कितनी ज़रूरत है? क्या इसमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि नक्सलवाद के खिलाफ और भी प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जा सके? देखिए, मैं तो अभी ये मानता हूँ कि जो इस वक्त जो भी नीति है और जिस तरह का समन्वय है, ये आदर्श है। इससे अच्छी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम किया है, बरसों किया है और देखा है। अभी की जो सफलताएं इसीलिए आ रही हैं क्योंकि जो अभी नीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो एकदम सही है केंद्र और राज्य की। ये अगर बनी रहेगी तो कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी। बाकी के राज्य को देखें जो नक्सल प्रभावित है, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जड़ें और चुनौतियां कितनी अलग है? क्या इसकी रणनीति अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन सकती है? देखिए, हमारे पास जंगल ज़्यादा था। हमारा जो एरिया था वो बस्तर एरिया था। वो ज्योग्राफिकली चैलेंज एरिया, 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। उसमें जंगल, पहाड़ी, घटी तमाम चीज़ें थी जहाँ पर इनहेबिटेशन बहुत कम है। ट्राइबल छोटे छोटे गांव हैं, 25-50 लोग रहते हैं। इस जगह पर ऑपरेशन करना कठिन था। ये मॉडल जो है, ये देश के लिए एक बड़ा अच्छा मॉडल कहलाएगा, जो छत्तीसगढ़ ने जिस स्तर पे ऑपरेशन चलाकर समझता किया। इससे हम जो है, मैं देश में भी एक नया रास्ता खुलेगा कि अगर इस प्रकार की कहीं भी इंसर्जेंसी हो तो उससे इस तरह निपटा जा सकता है। एक अंतिम सवाल सर आपसे, स्थानीय पुलिस को और सशक्त बनाया जा सकता है ताकि केंद्रीय बलों पर निर्भरता कम की जा सके? बिल्कुल, ये करा ही जाना चाहिए और राज्य सरकार भी इस पे सहमत है कि राज्य सरकार, हमारी फोर्सेस ऐसी हों कि अपने आप ही वो कर सकें, लड़ सकें। तो सुरक्षा निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार की जो फोर्सेस हैं वो और जगह पर इस्तेमाल होंगी और हमारी खुद की फोर्स अच्छी मिल जाएगी। तो उसके लिए तो निश्चित प्रयास किए जाने चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी जानकारियां साझा की और आपने जिस तरीके से बातें रखी कि नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ में उसके क्या चुनौतियां, इन सभी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे डीएम अवस्थी जी। आपसे ये जो बातचीत बेहद खास रही। अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़, नक्सलियों के संगठन का ढांचा, सुरक्षा बलों की स्मार्ट रणनीति और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के जटिल जड़ों पर आपने जो बातें रखी वो बहुत ही कमाल की थी। आपके अनुभव ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसी कामयाबी के पीछे कितनी बारीक प्लानिंग और मेहनत है। साथ ही आदिवासी जो हमारे भाई हैं, उनकी समस्याओं और शांति की राह पर आपका नजरिया इस मुद्दे को और भी ज़्यादा बल दे गया। नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई आसान तो नहीं है, लेकिन आप जैसे जानकारों की बातें सुनकर लगता है कि सही दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दर्शकों की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद और उम्मीद है कि ऐसी चर्चाएं हम आगे भी करते रहेंगे। द लेंस ऐसे ही मुद्दों को आप तक पहुंचाता रहेगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। द लेंस के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 51 लाख से ज्यादा व्यू, 6,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण, साहित्य, संस्कृति, सरोकार और थोड़ी कविता के साथ सेहत की भी पूरी चिंता, आंदोलन की खबर से लेकर गुफ्तगू आवाम तक, हर कदम जनता के साथ। ये है theLens.in का 1 महीने का सफर। हमारी ताकत बने आप। बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम कहते रहें सच साफ साफ।